गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इससे पहले भी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ताजा ताजा आपने जो लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था 10th क्लास में। ठीक है, तो जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था उसी का हम एक्सटेंशन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और भी जो आपने 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर का एक फ्रेश पार्ट है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट चल रहा है इसमें एक फ्रेश पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट, या ये बोल दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का एक रिलेशन देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम जो पहले पढ़ चुके हैं, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, पोटेंशियल में पढ़ा होगा कि जो भी फ्लो होगा। करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है फ्लो। करंट का मतलब है फ्लो। और किसका फ्लो? इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किससे होगा? चार्ज से होगा। चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कहां पर? पोटेंशियल में। ठीक है, तो चार्ज के बारे में कुछ जान लें अपन कि अगर चार्ज किसमें हो? रेस्ट में हो। चार्ज किसमें हो? रेस्ट पे हो, एट रेस्ट हो। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इसके बारे में हम कहां पे पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि नाम बता रहा है, स्टैटिक्स यानी कि रुकी हुई चीज। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा चार्ज को एट मोशन, जो हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मोशन स्टार्ट करें जब हम चार्ज का, उससे पहले जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मोशन में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो हम जो पढ़ेंगे वो होगा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिक करंट बोल दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो के क्या हो? वेरिएबल वेलोसिटी हो। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन हो, है ना। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो करंट के पास क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, साथ में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। तो वो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जो होगा जस्ट वो पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हमारा कुछ है कि चार्ज के बारे में एट रेस्ट था तो हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा। ठीक है, और अब आ गए हम चार्ज को मोशन में देखने के लिए कि चार्ज जब मोशन में होगा तो क्या करेगा। उसका पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी बात करते हैं। बेसिक सी डेफिनेशन जो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं, या जो हम पढ़ते हुए आए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक सी डेफिनेशन जो हम जानते हैं वो क्या है? इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक करंट बोला था। ठीक है, और यही डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं जब से ये चैप्टर हमारे आया है, इलेक्ट्रिसिटी की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर करंट की बात करें तो करंट को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज और रेट का मतलब जानते हैं कि टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें किसी कंडक्टर की, ठीक है, और किसी कंडक्टर में से अगर मैं किसी टाइम पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अज्यूम कर लूं, मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है कोई, और यहाँ पर मैं किसी टाइम एवरेज टाइम ले लेते हैं अपन यहाँ पे टी टाइम पर, अगर मैं देखूं कि कितना चार्ज इस एरिया में से पास हो रहा है, मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ आकर कुर्सी लगाकर, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि भाई इस गेट से कितने जने निकलेंगे, ठीक है, कितने चार्ज निकलेंगे, तो वही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर मैं करंट एवरेज करंट की बात करूं किसी पॉइंट से, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई मेरे से किसी इंस्टेंट पे पूछ ले कि सर ये बताइए कि इंस्टेंट पे क्या होगा, तो आई इंस्टेंटेनियस भी निकाला जा सकता है। आई इंस्टेंटेनियस वो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा स्मॉल चेंज ऑन स्मॉल टाइम, डेल क्यू बाई डेल टी।
ठीक है, इस चैप्टर में जो भी हम काम करेंगे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से करेंगे। तो अगर मैं कहीं पर dq/dt लिख रहा हूं, यानी कि इसका मतलब क्या है सर, सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो किसकी बात की जा रही है, इंस्टेंटेनियस करंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें थी ये बेसिक सी थी और ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर मैं किसी कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे चेक करूंगी कितना चार्ज पास हो रहा है किसी टाइम पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाती है सर, यूनिट चार्ज की हमें पता है क्या होती है, कूलम्ब होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, पर इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम एम्पियर बोलते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये जो एम्पियर है ये बड़ी काम की यूनिट है और इसको हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी ऐसा यूनिट में, उसमें से एक ये भी यूनिट है। ठीक है, चार्ज क्यों नहीं है, करंट क्यों है, तो इसके लिए हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि चीजों को चार्ज से डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, पर करंट से हम ज्यादा चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने भी यहाँ पे लिखे थे पॉइंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, तो इन सबको करंट के फॉर्म में डिफाइन करना इजी है रिस्पेक्टेड टू चार्ज। ठीक है, इसलिए हमने एम्पियर को क्या है, फंडामेंटल यूनिट मान रखा है। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन की बात करें तो क्योंकि एम्पियर खुद फंडामेंटल यूनिट है तो इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है A1, या फिर डायरेक्ट आप AB लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद एक जो बड़ी दुविधा वाली प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि सर ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर है या वेक्टर है, या ये सवाल बहुत सी बार भी पूछा जाता है, जो वन वर्ड्स आते हैं या टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या स्केलर है या वेक्टर है। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट एक्चुअल में ना तो स्केलर है और ना तो वेक्टर। क्यों, क्योंकि अगर हम करंट की बात करें तो करंट के पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सी सर, जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ना, यही बोलती, सॉरी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा होता है, यानी करंट के पास डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है। तो अगर करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, यानी कि अगर मैं यहां बात करूं करंट की, करंट के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, तो ऐसा क्या है कि वो वेक्टर नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें, जब हम करंट को किसी को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अपन यहां से, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि दो वायर है मेरे पास, ठीक है, इन दो में से करंट आ रहा है, एक में 2 एम्पियर करंट आ गया, एक में मान लीजिए 5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो जब यहां पर मैं एम मीटर लगा के चेक करता हूं, जब मैं यहां पर मान लीजिए यहां पर कुछ एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, अब जब भी किसी एंगल पे है तो मेरे को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं, इनके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे और फिर यहां पर निकालना पड़ेगा, तब तो मैं बोल सकता था इसको वेक्टर। पर जब मैं इसको यहाँ पर चेक कर रहा हूँ एम मीटर से, तो एम मीटर मेरे को यहाँ पर जो रीडिंग शो कर रहा है वो शो कर रहा है 7 एम्पियर, यानी कि दोनों का सम, यानी कि मैं बोलूंगा कि इसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, पर ये जो वेक्टर अलजेब्रा है उसको फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो ही नहीं करता है। किसको फॉलो कर रहा है सर, ये नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा जो थी हमारी 2+2 और उस तरह वाली अलजेब्रा को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो करंट है ना तो ये स्केलर है ना ये वेक्टर है, तो सर ये है क्या, इसके अलावा तो हमने कोई क्वांटिटी पढ़ी नहीं है। तो इसके अलावा एक क्वांटिटी है जिसका नाम है टेंसर, ये हमारे कोर्स में नहीं है, पर अगर हम बात करें करंट की तो करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं टेंसर। और कौन सी क्वांटिटी सर टेंसर होती है, तो वो है प्रेशर। ठीक है, तो टेंसर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, पर वो क्या फॉलो नहीं करता है, वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। अगर वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता तो वो वेक्टर हो जाता, अगर उसके पास डायरेक्शन ना होता तो वो स्केलर हो जाता। ठीक है, पर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है,
पर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, तो ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, और टेंसर क्वांटिटी की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी आपकी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो क्या फॉलो नहीं करता है, वो फॉलो नहीं करता है किसको, वेक्टर अलजेब्रा को। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा अगर यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो बनती है वो ये बनती है कि एग्जाम में अगर टेंसर ना दिया हो, मेरे को पूछ लिया हो कि ये स्केलर है या वेक्टर है या दोनों है या नन ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इस केस में किसको आंसर टिक किया जाए, तो इस केस में मैं किस पे टिक करूंगा, स्केलर पे टिक करूंगा। किस पे टिक करूंगा, स्केलर पे टिक करूंगा। अगर ऑप्शन में टेंसर गिवन है, वेल एंड गुड, मैं टेंसर पे टिक कर दूंगा। अगर नहीं गिवन है तो मैं किस पे टिक करूंगा, स्केलर पे टिक करूंगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि भाई अगर ये तो हो गया सर कि जो करंट है अगर जनरल टर्म में देखें तो वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था कि कुछ क्वांटिटीज होती है जो स्केलर होती है, पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या जब हम स्टडीज करते हैं तो हमें उसका एक इक्विवेलेंट चाहिए होता है जो वेक्टर में हो। किस में हो, वेक्टर में हो। तो यहां पर भी हमने जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एक वेक्टर जैसा दिखने वाला एक भाई बंधु ढूंढा है जिसका नाम है करंट डेंसिटी, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। तो आइए जानते हैं कि करंट डेंसिटी क्या हो। उससे पहले ऐसा करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट में कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, फिर करंट डेंसिटी को जानते हैं अपन। चलो, अब क्योंकि मुझे पता है कि आई एवरेज क्या होता है और आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो अपन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे को दिया हो इफ मेरे को चार्ज दे दिया हो, मान लीजिए इफ q इक्वल्स टू p2 स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, मुझे कोई चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, जो चार्ज है वो यहां से देख के पता चल रहा है कि इसका टाइम वेरिएबल है, और मेरे से पूछ लिया जाए कि फाइंड I instantaneous at t equals to 3 सेकेंड, और मेरे से ये तो पहला हो गया, और मेरे से भी पूछ लेते हैं कि आई एवरेज भी निकालिए। ठीक है, तो आई एवरेज अपन निकाल लेते हैं। आई एवरेज एट 0 to 2 सेकेंड। एवरेज है तो दो टाइम के बीच में, और इंस्टेंटेनियस 3 सेकेंड्स पे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अपनी स्क्रीन पॉज कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो गया होगा शायद, सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, क्या गिवन था मेरे पास, ये इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं पहले, आई इंस्टेंटेनियस कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है dq बाई dt। मेरे पास क्या गिवन है, q गिवन है। क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन करना है ना। तो यहाँ पर q की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, q की जगह पुट कर दूंगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 अपॉन dt, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन। तो जो आई इंस्टेंटेनियस होगा वो क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा वो आएगा 2t प्लस 4, यही आएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन सबको आता है, 2t प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आ गई मेरे पास क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मेरे से पूछा गया है किस पे, टाइम इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, तो मुझे क्या करना है, सिंपली t इक्वल्स टू 3 सेकंड पुट कर लेना है। तो आई इंस्टेंटेनियस t इक्वल्स टू 3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 into 3 प्लस 4, दैट इज 2 3 6 प्लस 4 10 एम्पियर। ये हो गई मेरी पहली प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेकंड क्या बोला गया, मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज की बात करें तो आई एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है सर, आई एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल क्यू ओवर डेल टी। डेल क्यू की अगर बात करें तो डेल क्यू है सर चेंज क्या होता है सर, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 और Q1 की बात करें तो Q2 और Q1 क्या दिया हुआ है सर, Q2 दिया हुआ है 2 सेकेंड्स पे और Q दिया है 0 पे। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ Q at 2 सेकेंड्स माइनस Q at 0 सेकेंड, और टाइम
2 माइनस 1। ठीक है, अब ये एवरेज वेलोसिटी है, Q हमको यहाँ पर गिवन है, Q हमको यहाँ पर गिवन है। सिंपली क्या करना है, टाइम की वेलोसिटी, सो टाइम है वो यहाँ पर पुट करना है, तो 2 पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं, Q बाई 2 पे बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6, और Q इंटू 0 की बात करें तो ये सिंपली कितना आ जाना है, ये 0 0 और ये 6, तो यहाँ पर कितना आया, 4 8 12 और 12 और 6 18 है ना, यही आ रहा होगा, और यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर आएगा 18 माइनस 6 बाई 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 12 कूलम। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 कूलम, सॉरी 12 कूलम नहीं, 12 एम्पियर। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे कहीं गड़बड़ ना कर दूं मैं, और कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ये 0 होगा ना, सॉरी, यहाँ बचेगा मेरे पास 2 यहाँ से आएगा बस 6 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 6 एम्पियर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चाहें तो हम यहाँ पर ग्राफ भी बना सकते हैं कि अगर मेरे को Q दे दिया जाए और Q और टाइम, और मेरे से बोल दिया जाए कि I वर्सेस T ग्राफ बनाइए, करंट वर्सेस T ग्राफ बनाइए, I वर्सेस T ग्राफ बनाने को दे दिया जाए तो किस तरीके से बनेगा। तो इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि I वर्सेस T है, मेरे पास यही फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे, अगर T इक्वल्स टू 0 पे चेक करूं मैं तो क्या आ रहा है सर, वो आएगा मेरे पास, हाँ, तो मेरे पास आएगा T इक्वल्स टू 0 पर 4 एम्पियर। T इक्वल्स टू 0 तो ये 0 बचेगा कितना, 4 एम्पियर। अगर मैं 1 पे चेक करूं तो कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, 6 एम्पियर एट 1। अगर मैं 2 चेक करूंगा तो 8 एम्पियर। तो करंट को यहीं से स्टार्ट होगा इस तरीके से और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो करंट एम्पियर में है और टाइम सेकंड में। तो इस तरीके से इन टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसी में कोई थोड़ा सा घुमा के हमसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी देखते हैं, चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे को करंट दे दिया जाए, देखिए प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, मेरे को करंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, T2 प्लस 1 मेरे को करंट दिया है, और मेरे से पूछा गया है फाइंड चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस section between 0 to 3 seconds, full stop. Also find the number of electrons that flows in that time period. This time period. ठीक है, तो ये मेरे पास प्रॉब्लम दी हुई है। मेरे को क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, T2 प्लस 1, यानी कि करंट जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। मेरे से पूछा गया है कि अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है किसी टाइम पीरियड में 0 से लेकर 3 सेकंड में, तो मुझे क्या फाइंड करना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, दूसरा मेरे से पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए इसी टाइम पीरियड में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर बात करें जो हमारे पास फॉर्मूला है, वो तो सर एक ही है सर, कौन सा, dq बाई dt। पर सर q तो मेरे पास गिवन ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो सर हम जानते हैं क्या कि dq को इधर ले लिया जाए और i dt करके, और इनको क्या है, सांप लगा दिया जाए। ठीक है, तो क्या मैं q निकाल सकता हूं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, आएगा q इक्वल्स टू i dt। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो q इक्वल्स टू
आई की जगह क्या आ जाएगा सर, आई की जगह आ जाएगा t2 + 1 dt। अभी इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर हमें लिमिट दी हुई टाइम की कितनी, 0 से लेकर 3 सेकेंड्स तक, 0 to 3 सेकेंड तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, ये आ जाएगा t³ + 3 + t, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहां से मैं आगे कर देता हूं, t³ + 3 + t, और ये आएगा 0 से 3 पे। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, तो q जो होगा मेरे पास 3 पे देखें हम तो 3 3 9 9 3 27 27 3, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 3 का क्यूब + 3 + t3 और -0, क्योंकि 0 से सब वैल्यूज 0 हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, 9 और 9 + 3 12 कूलम चार्ज बच जाएगा। कितना बचेगा, 12 कूलम चार्ज। ये तो हमने क्या निकाल लिया सर, चार्ज निकाल लिया है। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है हमने कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है सर, +n e के बराबर होता है या नहीं होता है। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। Q कितना दिया है मेरे को, यहाँ पर Q की वैल्यू अगर 12 दी है, n मेरे को निकालना है, और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 - 19 कूलम। ठीक है, तो कूलम से कूलम कट जाएगा, और n की अगर वैल्यू बात करें हम तो कितना आ जाएगा, 12/1.6 × 10 - 19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लमसम 7 पॉइंट कुछ आएगा × 10 - 20 कूलम, शायद कूलम नहीं, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शायद इतने कुछ आएंगे। तो चेक कर लेना, 7 पॉइंट कुछ आएगा × 10 - 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और अगर हम डिटेल्स की बात करें कि यहां पर अगर हम बात करें, हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, यहां पर Q = I dt। ठीक है, और सर हम तक तो आज तक ही पढ़ के आए थे कि Q = I t होता है, और यहाँ तो आपने नया ही फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था अगर इसकी बात करें तो अगर इसमें I को हम क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, I को कांस्टेंट ले लें। जैसे यहाँ पर कोई वेरिएबल दिया है, टाइम डिपेंडेंट दिया है, पर मैं उसको क्या ले लूं, कांस्टेंट ले लूं, I को कांस्टेंट ले लूं, तो ये फॉर्मूला भी क्या ही बन जाता है, ये फॉर्मूला ही बन जाता है I dt, और dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है I t। और यही फॉर्मूला हमने कहाँ पर पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था। पर ये कब लगेगा, यहाँ पे ध्यान देना है कि जब I क्या हो, कांस्टेंट हो। यहाँ पर I कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, I टाइम डिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई आप सभी को। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक बातें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब बात करते हैं हम करंट के वेक्टर वाई के बारे में, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। चलिए तो देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे थे वो था करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया normal to the cross section, ये इसकी डेफिनेशन है कि सर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया लिख दिया मैंने, एरिया नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। चलिए तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर ले लिया मैंने, ठीक है,
इस कंडक्टर का कोई एरिया मान लेता हूं, कोई क्रॉस सेक्शन मान लीजिए क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन है डेल्टा ए, ठीक है। और मैं चेक करता हूं किसी पॉइंट P पर अगर मैं मान लीजिए सपोज करता हूं कि किसी पॉइंट P पर मेरे को करंट डेंसिटी निकालनी है, किसी पॉइंट P पर अगर मुझे करंट डेंसिटी निकालनी है, तो करंट डेंसिटी कैसे निकालेगी कि भाई वो होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहां से करंट क्या फ्लो होगा, मान लीजिए कि यहां से Q चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, डेल Q, ठीक है। किसी टाइम डेल टी पर यहाँ पे चेक कर रहे हैं अपन, तो अगर करंट की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा डेल आई इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी। यही करंट फ्लो होगा इस पॉइंट पी से, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया कि भाई करंट डेंसिटी क्या होती है, तो अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो किसी किताब में इसको स्मॉल जे से रिप्रेजेंट किया हुआ है और कहीं पर कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अपन यहां पर कैपिटल जे ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूं, ठीक है। जे वेक्टर क्या बोला गया है कि क्या है ये सर, ये है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो एवरेज की बात कर लेते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डेल आई अपॉन डेल ए। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है। अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट की और वहां से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है सर, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कुछ नहीं है, जो करंट था उसी का वेक्टर फॉर्म है, कहां पर काम आएगा सर, ये हमारी प्रॉब्लम्स में सॉल्व आएगा, मतलब काम आएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या है सर, डेफिनेशन है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी से हमें वैसे भी आइडिया लग रहा है कि कितना, कहीं पर मान लीजिए कि कहीं पर लोग बाग चल रहे हैं तो कहां पर कितने ज्यादा लोग हैं वो डेंसिटी बता देता है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन अगर ज्यादा होंगे तो उस एरिया की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर कम होंगे वहां पर डेंसिटी कम होगी। तो वैसे अगर यहाँ पर किसी एरिया में करंट कितना है, वही क्या है, करंट एवरेज डेंसिटी। तो अगर मैं की पॉइंट पे एवरेज करंट की चेक करूं, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज दी कि जो एरिया और जो करंट है वो कैसे हो, नॉर्मल हो, एरिया और करंट नॉर्मल हो। तो जो एरिया है वो मैंने कैसे लिया है, परपेंडिकुलर डिग्री पे 90 डिग्री पे, और जो करंट है, जो चार्ज है वो कितना एंगल बना रहा है सर, इस क्रॉस सेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, नॉर्मल बना रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जहां पर मैं करंट चेक करूंगा वो क्या आएगा सर, वो आएगा डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर ली जाए तो जी इंस्टेंटेनियस भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, डी आई ओवर डी टी से, है ना। कैसे निकालते थे हमें पता है, अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूं टी टेंड्स टू 0 पर, तो ये फॉर्मूला मुझे कुछ मिल जाएगा, ठीक है, डी आई ओवर डी ए, ठीक है। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये फॉर्मूला जो है एकदम गलत है, पर क्यों गलत है वो हम थोड़ा भी आगे पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्यों गलत है, ठीक है। पर हमें तो इसको सही मानना है फिलहाल, तो अभी हम आगे बात करते हैं कि क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई। अब मान लीजिए ये तो मैंने किसी पॉइंट P पर लिया था, अगर मैं मान लूं कि जो कोई करंट आई, ये मतलब ये चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है इस एरिया में से, ए में से, तो जो करंट होगा वो भी यूनिफॉर्मली फ्लो होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं बोलूं इफ करंट आई इज यूनिफॉर्मली फ्लोइंग, इफ करंट आई इज यूनिफॉर्मली फ्लोइंग थ्रू डेल्टा ए, या उसको एरिया बोल दीजिए, थ्रू एरिया ए, तो जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉर्मली आई अपॉन ए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो थी बात नॉर्मल की। पर अगर सर एरिया नॉर्मल ना हो तो क्या हो, या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी जाए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉसिबिलिटी है
कि कोई एंगल में कहीं ना कहीं कोई कंडीशन आ जाए। तो देख लेते हैं कि एंगल में क्या होगा। तो मैं इसको एक बार के लिए यहां से थोड़ा इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसी में बात कर लेता हूं मैं, आप अलग से कर लीजिएगा। मान लीजिए कि एरिया जो है वो परपेंडिकुलर डिग्री ना होकर किसी एंगल पे हो, किसी एंगल पे हो। एंगल क्या हो सर, मान लीजिए कि जो परपेंडिकुलर डिग्री है उसके साथ कोई थीटा एंगल पे हो, ये नॉर्मल वेक्टर बोल देते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, एन कैप जो करंट डेंसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर एरिया की बात करूं, ये जो एरिया था मेरे पास डेल ए, ये कितना हो जाएगा सर, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा सर, कंपोनेंट निकालना है, हो जाएगा डेल ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो अगर मैं करंट की बात करूं, या सॉरी करंट डेंसिटी की बात करूं जे कैप की, तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा, अपन इसकी बात करें तो एवरेज की गैस केस की बात कर लेते हैं पहले। तो वो कितना हो जाएगा, डेल आई अपॉन, और वो हो जाएगा डेल ए कॉस थीटा, ये हो गया एवरेज का केस। अगर इसी तरीके से मैं किसका निकाल सकता हूँ सर, इंस्टेंटेनियस का निकाल सकता हूँ। इंस्टेंटेनियस कर देंगे तो ये सब इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में आ जाएंगे, तब डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अब जो मैं बात बता रहा था कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर जे इक्वल्स टू डेल आई ओवर डेल ए, इस पे बात करते हैं अपन। ये जो फॉर्मूला लिखा था मैं बोल रहा था इसको मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है उसकी बात करते हैं अपन। हम सबने वेक्टर्स पढ़ा है और हमने देखा है कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो हमें कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलती है, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलती। और हम सब जानते हैं कि जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये लिखना एकदम गलत हो जाता है, एकदम गलत हो जाता है। तो अगर मैं इसको सही लिखना चाहूं तो कैसा होगा, तो मैं मान लेता हूं कि अगर, अब मान के कर लेते हैं अपन, अज्यूम कर लेते हैं कि जो डेल है वो क्या है, एरिया वेक्टर है। क्या है? एरिया वेक्टर। तो मैं यहां पर अगर बात करूं, डेल ए को मैं क्या मान लू, इस एरिया वेक्टर मान लिया जाए, इसको एरिया वेक्टर मान लिया जाए। तो अगर मेरे को सही डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी डेल आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर। अब ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है, क्योंकि दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सर क्या मैथमेटिकली करेक्ट है, क्यों नहीं है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर ये तो मैंने बात करी थी किसी क्रॉस सेक्शन एरिया की, अगर मैं पूरे फाइनाइट एरिया की बात करूं, पूरे फाइनाइट एरिया की बात करूं, यानी कि ऐसे पूरे बहुत सारे सेक्शंस ले लिए जाए और उसकी बात करूं तो क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं फॉर फाइनाइट एरिया, फॉर फाइनाइट एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो करंट है, करंट को क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर आ जाएगा आई इक्वल्स टू सांप वाला जे डॉट डेल ए। ठीक है, और ये दोनों किसमें है, वेक्टर्स फॉर्म में है। सॉरी, ये आ जाएगा फाइनाइट के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे ना, ये हो जाएगा डी ए कैप। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई हमारी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की, कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट निकालना हो वहां से तो किस तरीके से निकालेगा, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम कि भाई ये क्या क्या कैसे कैसे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। ये तो सबको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने किया। ठीक है, मैंने बोला था यहाँ पर कि मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ना लेकर किसी एंगल थीटा पर लिया है, तो मेरे को क्या बोला गया था कि जो करंट है वो क्या होना चाहिए, एरिया के नॉर्मल होना चाहिए। तो चार्ज को एरिया के नॉर्मल करना पड़ेगा।
है ना, तो मैंने क्या ले लिया, उसका वेक्टर ले लिया है उस चार्ज की डायरेक्शन में। कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये क्या है सर, इट इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि इट्स डायरेक्शन is along the flow of current, along the flow of current बोल दीजिए, या along the flow of electric field बोल दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, किसकी बात करें, यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या हो जाएगी सर, यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। J इक्वल्स टू आई बाई ए हमने लिखा था, कब लिखा था, जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, तो करंट एम्पियर में और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, यूनिट आ गई है। साथ साथ अगर इसकी डायमेंशन की बात कर ले अपन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी सर, डायमेंशन की अगर बात करें तो एम्पियर तो ए से डिनोट हो जाएगा और मीटर स्क्वायर यानी कि L माइनस 2A, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, मेरे को एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसको देखते हैं अपन। मेरे को करंट डेंसिटी दी हुई है, एग्जांपल करंट डेंसिटी मेरे को क्या गिवन है, उसकी अगर बात करें तो मेरे को गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 4 जी कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये मुझे गिवन है। ठीक है, और मेरे से क्या दिया हुआ है मुझे, मेरे को पूछा गया है फाइंड दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फाइंड दी रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे को दिया हुआ है, एस वेक्टर करके दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे को गिवन है और इसको मुझे सॉल्व करना है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला मेरे पास एक ही है सर, क्या फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है फॉर आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ds, यहाँ पर s दिया हुआ है तो ds वेक्टर, ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें दोनों केसेस में तो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों कैसी क्वांटिटीज है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा a डॉट s वेक्टर, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। चलिए, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी कैप मेरे को दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 4 जी कैप। ठीक है, तो जी कैप मैं इसके साथ ले लेता हूँ, जी कैप क्रॉस या डॉट रेस की अगर बात करें तो मुझे दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3 जे कैप, और ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा तो 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, ये मेरे पास इतना आ गया है। अब सिंपल काम बचाएगा कि इसको
सॉल्व करना है। तो अगर मैं जे गैप को आई से गैप के साथ करूंगा तो 0 हो जाएगा, और जे गैप को जे गैप के साथ करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास जो आई गैप आएगा वो फाइनल आएगा, ये तो 0 हो गया, और वो उसके साथ होगा, और वो उसके साथ, मेरे पास आएगा 6 एम्पियर। कितना आया? 6 एम्पियर करंट आया। इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ अगर दिख ना रहे होंगे। ठीक है, तो होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, और आगे ओम्स लॉ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आया हो। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।